अब हम आगे बढ़ते हैं वापस इसी के अकॉर्डिंग आयन एक्सचेंज रेजिन। तो आज का हमारा टॉपिक में वापस रहेगा वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम स्टडी करना चाहें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तो जैसा कि हमने उसके कंस्ट्रक्शन को पढ़ा है कि इसके अंदर एक कॉलम है जिसके अंदर हमने एक स्टेशनरी फेस बनाया हुआ है, ठीक है। तो जिसको हमने रेजिन से फिलअप किया है, वो दो टाइप के हो सकते हैं, कैटायन एक्सचेंजर रेजिन और एनायन एक्सचेंजर रेजिन, ठीक है। और वो अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासीफाई कर दिया है, स्ट्रॉन्ग कैटायन एक्सचेंजर, वीक कैटायन कैटायन एक्सचेंजर, स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंजर और वीक एनायन एक्सचेंजर, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जैसे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बफर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोई जिस आयन को हमें सेपरेट करना है उसका हमने सॉल्यूशन उसके अंदर बनाया हुआ है, क्लियर। अब उस आयन को हम क्या करेंगे, जो स्टेशनरी फेज है उसके ऊपर से फ्लो कराएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से इसकी वर्किंग होगी, तो इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, द बेसिक प्रोसेस ऑफ द क्रोमेटोग्राफी यूज्ड इन आयन एक्सचेंजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द 4 स्टेप। तो कौन कौन से 4 स्टेप हम इसके अंदर फॉलो अप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पास आता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रिएशन हम कहते हैं, तो इक्विलिब्रेशन का मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जब हम रेजिन को यूज कर रहे हैं तो रेजिन के अंदर भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कैटायन को कर रहे हैं या एनायन को कर रहे हैं, तो वो आयन उसके अंदर इक्विलिब्रियम फेज के अंदर किस तरीके से रहेंगे। तो यहाँ हमारे पास अगर हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास आता है, तो यहाँ पे ये तुम्हें दिख रहा होगा कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इक्विलिब्रिएशन। तो इक्विलिब्रिएशन का मतलब क्या हो गया, द फर्स्ट स्टेप is the equilibration of the stationary phase to desired the started condition। तो जो भी हम कह रहे हैं, सबसे पहले जब हम क्रोमेटोग्राफी कंडीशन को फॉलो अप करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो डिजायर्ड कंडीशन है, मतलब कैटायन एनायन जो हमने उसके अंदर है, उसको हमने इक्विलिब्रियम फेज के अंदर किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर और कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पे फिलअप करा हुआ है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज reached the all stationary phase charge group are associated with the exchangeable counter ion such as the chloride or sulfate are shown by the blue and the red ions। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक्सचेंजर हमने यूज किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ब्लू हमको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है और पॉजिटिव चार्ज हमको दिख रहा है हमारे पास इस तरीके से रेड कलर से। तो यहाँ पे हमने रेजिन के अकॉर्डिंग हमने एक इक्विलिब्रियम बफर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, मतलब हमने स्टेशनरी फेज रेजिन डाल दिया, उसके अंदर जिस बफर के अंदर हमको सैंपल को डालना है वो उसके अंदर करके हमने उसको प्रिपरेशन फॉर्म में वहाँ पे कॉलम को प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है। जब हमने कॉलम को प्रिपेयर कर रखा है, तो उस कंडीशन में जो कंडीशन हमें दिख रही है, हमारे पास में एक बेसलाइन कंडीशन हमको दिख रही है, क्लियर। तो इसका भी ग्राफ अभी तुम्हारे पास आ रहा है। सेकंड कंडीशन अगर हमको दिख रहा है जहाँ पे, तो सेकंड कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं, द सेकंड स्टेप इज द सैंपल एप्लीकेशन एंड वाज द goal in the steps is to bind the target molecules and wash out the unbounded materials. The sample buffer should have the sample pH and the ion strength as the starting buffer in order to the bind the appropriate charge protein। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हमने बता दिया कि बाउंड प्रोटीन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो जब भी हम प्रोटीन की बाइंडिंग करेंगे, अब हमने क्या कर दिया, जो हम पहले फेज की बात कर रहे थे, पहले फेज में हमने कॉलम को इक्विलिब्रियम फेज में मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में हमने क्या कर दिया, जो हमने कॉलम जो मेंटेन करके रखा हुआ है बफर सॉल्यूशन के साथ, उसके अंदर हमने बफर के साथ उसके अंदर अब हमने उसके अंदर सैंपल को डाल दिया। तो यहाँ एग्जांपल के तौर पे अगर हमने प्रोटीन को डाला है, तो सबसे पहले उस प्रोटीन को बाइंड करना है। तो वो प्रोटीन अपने पास बाइंड होना है, तो वो प्रोटीन कैसे बाइंड हो जाएगा, ऐसे ही बाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं कह रहे, क्योंकि उसको बाइंड करने के लिए भी चार्ज की जरूरत है। तो चार्ज कहाँ से आएगा, जो बफर सॉल्यूशन हमने सेलेक्ट किया है वो उसको चार्ज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से मान लो हमारे पास क्लोराइड आयन से, उसकी वजह से चार्ज उसके साथ प्रोटीन के साथ बाउंड हो रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम कह रहे हैं बिग मॉलिक्यूल से अपने पास प्रोटीन का जो अपने पास चार्ज से बाउंड हो रहा है, और जब वो चार्ज बाइंड हो रहा है तो वो अपने पास किससे एक्सचेंज होगा, अपने आप में ये कैटायन से अपने पास एक्सचेंज हो जाएगा, या जहाँ पे इससे बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो रही है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो रहा है, ये बाइंडिंग कंडीशन आ रही है जब प्रोटीन इससे बाइंड हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने पास बफर था, बफर के अंदर प्रोटीन सॉल्यूशन डाला, जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो अपने पास चार्जेबल कंडीशन में आए बफर की वजह से, और वो अपने पास जो भी उसका अपोजिट चार्ज है उससे बाइंड हो रहे हैं, क्लियर। तो ये कंडीशन के लिए भी हमको क्या चाहिए, बाइंडिंग कैपेसिटी बफर के अकॉर्डिंग चाहिए।
नेक्स्ट जो हम थर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन द थर्ड स्टेप द इल्यूशन बायोमोलिक्यूल्स आर released from ion exchanger by a change in the buffer composition. A common way is to increase the ionic strength with the sodium chloride or another simple salt in order to dissolve the bounded proteins, and proteins are dissolved relatively to the number of the charge group on the their surface. तो जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे थे, जहाँ हमने बात कही कि जो बफर सॉल्यूशन है उसकी एक कंसंट्रेशन वो है जो कि जो मॉलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, उसको क्या कर रही है, एक चार्ज प्रोवाइड कर रही है, जिस चार्ज की वजह से वो सेकंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंड हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। सेकंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सैंपल डाल रहे हैं जो कि बफर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चार्ज हो रहा है। चार्ज होके वो क्या हो रहा है, चार्जिंग की वजह से जो भी हमने बफर डाला है, जो सॉल्ट है, उसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन को हमने इतना रखा है कि वो उसकी बाइंडिंग को प्रमोट करे। ठीक है याद रखना क्या कह रहा हूँ, जो कंसंट्रेशन सॉल्ट की है वो इतनी है जो कि उसकी बाइंडिंग को प्रमोट करे। जब वो बाइंडिंग को प्रमोट कर रही है तो इसका मतलब वो बाइंडिंग के फॉर्म में प्रोटीन उससे जो भी स्टेटेड फेज का जो रेजिन है उससे बाइंड हो रही है। थर्ड फेज में हमारे पास क्या हो रहा है कि जब वो बाइंड हो गया तो हमने बफर के अंदर कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया। किसकी कंसंट्रेशन को, जो सॉल्ट उसको बाइंड कर रहा था, NaCl जो हमने डाला है वो उसको बाइंड कर रहा है, तो उस साल्ट की कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया। तो अब वो कंसंट्रेशन जो बढ़ी है वो बाइंड नहीं कर रही है। अब जो बढ़ी हुई कंसंट्रेशन है, जो बाइंड वाला सॉल्ट है उसको वहां से डिजोल्व कर रही है। ठीक है, तो डिजोल्व करने का मतलब वो उसके अंदर से निकल रहा है। तो पहले हमने क्या कर दिया, उसको वॉश करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो बाइंडिंग वाला सरफेस है उसको हम वॉश करेंगे ताकि एक्स्ट्रा सॉल्ट उसके अंदर से निकल जाए, एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटीज उसमें से निकल जाए। उसके बाद में हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे ताकि वो अपने आप में, अब जब जो निकले डिजोल्व होके, वो क्या हो, अपने आप में प्योर फॉर्म में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होगा जिसको हम डिटेक्टर के फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहीं पे हम क्या कह रहे हैं, रीजनरेशन कंसेप्ट को हम बात करें तो रीजनरेशन हमारे पास फाइनल कंसेप्ट है। रीजनरेशन का मतलब जो हमने कॉलम बनाया है रेजिन वाला, उसके अंदर से जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी उसके अंदर बाइंड थे, वो सारे हमने अलग अलग कर लिए। उसके अंदर जो भी सॉल्ट फॉर्म में उसके अंदर इम्प्यूरिटीज थी वो अपने आप में उससे वॉश आउट हो चुकी है। इसका मतलब वो कॉलम हमारे पास वापस पहले की तरह वर्क करने के लिए रेडी है। तो रीजनरेशन हमने पास क्या हो गया, द फाइनल स्टेप रीजनरेशन रिमूवल ऑल मॉलिक्यूल्स still bounded, and this ensure that the full capacity of the stationary phase is available for the next run। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट रन के लिए हमने पास वापस अपने पास कॉलम को हमने प्रिपेयर कर दिया। तो यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसा कि तुमने एचपीएलसी में देखा था, एक रिटेंशन टाइम आता है, उसके बाद में डिटेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम अलग अलग जो सैंपल है उसको हम सेपरेट करके आइडेंटिफाई करते हैं। उसी तरीके से जो बफर सिस्टम है, बफर सिस्टम मतलब जो हमने डिजाइन किया है स्टैंडर्ड सिस्टम है, स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ, उस स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ टाइम पीरियड हमको स्पेसिफाई होगा। ठीक है, तो डिटेक्टर हमारे पास उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही अलग अलग सैंपल को उसमें से निकालेगा जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी है वो वर्किंग होती है। अब उसके बाद एप्लीकेशन है, यहाँ थोड़ी सी एप्लीकेशन है मगर बहुत एप्लीकेशन है, तो उसकी एक लिस्ट बना लेना। तो सबसे पहले अपने पास हो गया सॉफ्टनिंग एंड डिमिनरलाइजिंग ऑफ वाटर। तो आयन एक्सचेंजर, तो वाटर को प्यूरिफिकेशन में हम यूज में लेते हैं रेजिन को फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एंजाइम फ्रॉम द टिश्यूज। तो एंजाइम को हम अलग करने में वहाँ पे यूज कर रहे हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम द आयन इम्प्यूरिटीज। तो इम्प्यूरिटीज जो हमारे पास है, तो आयनिक इम्प्यूरिटीज को हम यहाँ पे अलग करने के लिए यूज कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक आयन के सेपरेशन में हम यूज कर रहे हैं शुगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स को हम, पेप्टाइड बॉन्ड को हम आइडेंटिफाई या सेपरेट करने के लिए भी हम इसको यूज कर रहे हैं। एचपीएलसी के अंदर तुम आयन एक्सचेंजर रेजिन को अच्छे से समझ चुके हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आयन एक्सचेंजर रेजिन का जो भी वर्किंग है उसको एप्लीकेशन के साथ में कंसिडर कर लिया। एप्लीकेशन और भी है जिसको आपको और बना के एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेना है।